अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है जिद और हट धर्मी बर्बाद कर देती है जिंदगी। छोटा बेटा था आवारा, उसी ने घर उजाड़ा। हालिया से आया मां और 4 बच्चों के कत्ल का केस। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ठीक है और वो है पैसे कमाना, समझी? मेहनत मजदूरी करना चाहती थी हर हाल में, फंस गई जराइम पेशा लोगों के जाल में। देखिए मेरी कहानी में। चल! ज्यादा नेक बनने की कोशिश करती है। बहुत हो गया तेरा नाटक, खाल खींच दूंगा मैं तेरी। जिद और हट दर्मी बाज़ औक़ात इंसान को इस हद तक अंधा कर देती है कि वो अपने रिश्तों की पहचान भी भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हालिया के नवाही गांव नसूड़ी कला में, जहां एक ही घर से 5 जनाजे उठे। आखिर इस घर में क्या हुआ था, आइए देखते हैं। जिद उन मनफी रवैयों में से एक है जो घरों को बर्बाद करके रख देती है और इसके बाद इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिद्दी इंसान वक्ती तौर पर तो अपने जज्बात की तस्कीन कर लेता है, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि अपनी ही जिद और हट धर्मी की वजह से वो अपनी जिंदगी को तबाही के दहाने पर ले आया है। जिद रफ्ता रफ्ता इंसान को एक ऐसी सतह पर ले जाती है जहां वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसा करते हुए वो अक्सर ये भी भूल जाता है कि जिन लोगों के खिलाफ वो अपनी जिद की वजह से कोई संगीन इक़दाम करने जा रहा है, उनसे उसका क्या रिश्ता है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया हालिया के नवाही गांव लसूड़ी कला में, जहां जिद और हट धर्मी ने इफ्तिखार अहमद भट्ट का पूरा घर जलाकर राख कर दिया। इफ्तिखार के 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल थी। वो चंद साल पहले अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया और वहां मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान में मुकीम अपने बीवी बच्चों को पाल रहा था। इफ्तिखार का बड़ा बेटा मुजम्मिल अपने बाप के पास सऊदी अरब जाकर नौकरी करना चाहता था और इफ्तिखार इस सिलसिले में कोशिश भी कर रहा था कि वो किसी तरह अपने बेटे को अपने पास बुला ले ताकि वो रोजगार का सिलसिला शुरू करके उसका हाथ बटा सके। इफ्तिखार का छोटा बेटा उस्मान आवारा था और बुरी सोहबत में भी बैठता था। उस्मान मुनशियात भी इस्तेमाल करता था, जिस पर उसकी मां बहुत परेशान थी और उसने कई बार इफ्तिखार को टेलीफोन पर बताया भी कि उस्मान गलत लड़कों के साथ उठता बैठता है और वो मुनशियात भी इस्तेमाल करता है। इफ्तिखार ने उस्मान को फोन पर कई बार समझाया कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए और घर पर तवज्जो दिया करे, मगर उस्मान इस सिलसिले में किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस्मान ने घर में कबूतर भी पाल रखे थे, जिनकी वजह से उसके घर वाले काफी तंग थे। उस्मान ने कबूतर भी पाल रखे थे। उस्मान की मां ने उसे कई बार इस सिलसिले में मना भी किया, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिस पर एक बार उसकी मां ने तंग आकर अपने बड़े बेटे मुजम्मिल से कहा कि वो उस्मान के कबूतर ले जाकर कहीं बेच दे ताकि उनसे जान छुड़ाई जा सके। मुजम्मिल ने अपनी मां की बात मानते हुए कबूतर ले जाकर बेच दिए। उस्मान जब घर आया तो उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई उसके कबूतर बेच आया है, तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और इस वजह से उसकी अपने भाई से तल्ख कलामी भी हो गई।
ही दिनों इफ्तिखार ने सऊदी अरब से अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे भेजे तो उस्मान अपनी माँ से जिद करने लगा कि वो उसे एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे। उस्मान की माँ चूंकि पहले ही अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ थी, लिहाजा उसने उसे मोटरसाइकिल लेकर देने से इनकार कर दिया। माँ की तरफ से इनकार सुनने के बाद उस्मान मजीद गुस्से में आ गया और अब उसने घर वालों के साथ बात बात पर उलझना शुरू कर दिया। वो घर से भी रात देर तक गायब रहता, जिस पर उसकी माँ काफी परेशान रहती। एक रोज उस्मान ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उस्मान की माँ ने उससे कहा कि अभी वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकती। उस्मान को लगा कि घर में कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है और सब ही उसके मुखालिफ हैं, जिस पर उसने घर वालों से बातचीत करना छोड़ दिया और फैसला किया कि जब वो लोग उसकी कोई बात नहीं मान रहे और मुसलसल उसकी हर जिद को पूरा करने से इनकार कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी उन लोगों से जान छूट जाए और वो अपनी जिदें पूरी कर सके। उस्मान इस बारे में कई दिन तक सोचता रहा कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे वो अपने घर वालों को उसकी जिदें पूरी ना करने के हवाले से सबक सिखा सके। बिलाखिर उसके जहन में एक घिनौनी तदबीर आई, जिस पर उसने अमल करने का फैसला कर लिया। उस्मान ने अपने घर वालों के खिलाफ क्या करने का फैसला किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, सबको दिया मौत के घाट उतार, खुद हो गया वहां से फरार। मुल्जिम था गाड़ी में सवार, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। हालिया से आया मां और 4 बच्चों के कत्ल का केस। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ठीक है और वो है पैसे कमाना, समझी? और प्रोग्राम में आगे शामिल है मेहनत मजदूरी करना चाहती थी हर हाल में, फंस गई जराइम पेशा लोगों के जाल में। देखिए मेरी कहानी में। बहुत हो गया तेरा नाटक, खाल खींच दूंगा मैं तेरी। उस्मान ने ये फैसला किया था कि वो अपनी मां और भाई बहनों को मौत के घाट उतार देगा। अपने घिनौने मंसूबे पर अमल करने के लिए उस्मान ने 10 फरवरी 2013 को बाजार से जाकर नशा आवर गोलियां खरीदी और वापसी पर घर वालों के लिए गजरेला भी खरीद कर ले आया। घर आकर उसने गजरेले में नशा आवर गोलियां मिलाई और उन सबको गजरेला खिला दिया। बाद में उसने खुद जाकर उन सब के लिए चाय बनाई और उसमें भी नशा आवर गोलियां डाल दी, ताकि अगर गजरेले में मिली हुई गोलियों का असर कम हो तो चाय में मिलाई हुई गोलियां अपना काम कर जाएं। उस्मान की मां और भाई बहनों को उसके बदले हुए रवैये पर हैरत तो हो रही थी, मगर उन लोगों ने सोचा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलतियों के इजारे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि उस्मान के शैतानी जहन में क्या चल रहा है और वो उन लोगों के साथ क्या करने वाला है। नशावर गजरेले और चाय के असर से वो लोग जल्द ही बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने के बाद उस्मान ने इस बात का इत्मीनान कर लिया कि वो लोग पूरी तरह बेसुध हो गए हैं। फिर अपनी माँ और भाई बहनों के बेहोश होने का इत्मीनान कर लेने के बाद उस्मान कुदाल लेकर आया और सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई मुजम्मिल को कुदाल का वार करके कत्ल किया। फिर उसके बाद उसने अपनी छोटी बहन हिना को उसी कुदाल से मारा और फिर अपनी बड़ी बहन सना, अपने छोटे भाई अली
और फिर उस बदबख्त ने अपनी मां आसिया बीबी को भी मौत के घाट उतार दिया। घर वाले मैंने रोकते सी, लिहाजा मैं टाइम तो जाता सी, कहते लेट होना, नशियात करना, सिगरेट पीना, मैं ला के छड़ देते हैं। तो बाद मेरे ज़हन च ख्याल आया, मैं गजरेला लिया, मेडिसिन भी पाई, चाय पिलाई, तो अगू ने कत्ल कर दिता घर वाले ने। अपनी माँ और भाई बहनों पर ये जुल्म ढाने के बाद उस्मान ने अपने बड़े भाई मुजम्मिल की लाश घर के सहन में एक गड्ढा खोद कर वहां दबा दी और फिर अपनी माँ और छोटे भाई की लाश एक कमरे में, जबकि दूसरे कमरे में अपनी दोनों बहनों की लाशें रखकर खुद वहां से फरार हो गया। अगली सुबह जब उस्मान का चचा शहबाज अहमद उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी भाभी और भतीजे भतीजियां कत्ल हो चुके हैं। शहबाज ने लाशों को देखते ही शोर मचा दिया और इस सिलसिले में फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। कुछ ही देर में थाना फाहड़ियावाली के SHO शहबाज अहमद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने जब देखा एक कमरे में 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, दूसरे कमरे में भी 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, 5वीं डेड बॉडी जो है इस मुलज़म ने साथ ही घर के बिल्कुल साथ ही सहन के अंदर ही गड्ढा खोद के उसको वहाँ दफन कर दिया और उसके बाद उसने उसके ऊपर ये तूड़ी वगैरह जो ये होती है भैंसों को डालने के लिए वो उसके ऊपर डाल दी। इफ्तिखार के बीवी बच्चों के इंतहाई बेदर्दी से होने वाले कत्ल की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और बड़ी तादाद में लोग इफ्तिखार के घर में इकट्ठे हो गए और इस अलमनाक वाकये पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लाशें तो पुलिस को मिल गईं, जिन्हें फौरी तौर पर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर उस्मान का कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने उस्मान की तलाश शुरू की तो वो एक जगह पर गाड़ी में सवार होकर फरार होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हो गया। फौरी तौर पे इसकी सर्च शुरू की तो ये भागने की कोशिश कर रहा था एक फोर्ड वैगन में बैठकर, और इसका इरादा था कि मैं कहीं दूर चला जाऊं ताकि मुझे पुलिस मेरे तक पहुंच ना पाए। तो मैंने फौरी तौर पे सारे काम छोड़ के सबसे पहले इसको राउंड अप किया। पुलिस की हिरासत में उस्मान ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए सारी बात खुलकर बता दी। इसने सारी जो स्टोरी थी वो बता दी कि मेरी वालदा भाई मुझे कबूतरबाजी से रोकते थे, मैं पसंद की शादी करना चाहता था उससे मुझे रोकते थे, और इसके अलावा मुझे मोटरसाइकिल में डिमांड करता था, मुझे मोटरसाइकिल नहीं लेके देते थे। इस तरह की छोटी छोटी बातें थी जिसकी वजह से इस बंदे ने इतना बड़ा स्टेप उठा के अपने ही घर के अंदर इस तरह की खून की होली खेली। उस्मान के वालिद इफ्तिखार को फोन पर उसके बीवी बच्चों के हौलनाक कत्ल के बारे में बताने की बजाय सिर्फ ये बताया गया कि वो लोग डकैती के दौरान जख्मी हो गए हैं। इफ्तिखार अपने बीवी बच्चों के जख्मी होने के बारे में इत्तला मिलने पर छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया, लेकिन जब वो अपने गांव लसूड़ी कलां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके बीवी बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और उसका घर बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा है। इफ्तिखार अपने घर की बर्बादी के बारे में सुनकर बेसुध हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके पास जीने के लिए क्या बाकी रह गया है। मैं जगह नहीं लफ्ज़ी मैं कितने मार जाऊँ कि मैं मार जाऊँ। मेरे बच्चे ने प्यार करने आया ठोल लाना बच्चे तो बगैर की मैं जी मैंने। इफ्तिखार का घर उसके अपने ही बेटे की जिद और हट धर्मी से बर्बाद हो गया। मामूली सी बात पर उस्मान ने अपनी माँ
और भाई बहनों को कत्ल करके वो घिनौना जुर्म किया जिसके लिए उसे जो भी सजा दी जाए वो कम है। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज्यादा पैसे कमाने बाहर तो चले जाते हैं, मगर उनकी गैर मौजूदगी में औलाद जिन बुराइयों का शिकार हो जाती है उसकी एक मिसाल ये केस भी है। उस्मान जैसे कितने ही दरिंदा सिफत लोग जो अपनी जिद पूरी करने के लिए अंधे होकर अपने खून के रिश्तों का तकद्दुस भी भूल जाते हैं। उस्मान को तो उसके किए की सजा मिल जाएगी, मगर एसपी मूसा अपील करता है तमाम वालिदैन से कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे भी बुरी सोहबत का शिकार होकर उस्मान की तरह अपने रिश्तों के तकद्दुस को भूलकर कहीं कोई ऐसा जुर्म ना कर बैठें जिसका अंजाम पछतावे के सिवा कुछ ना। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ठीक है और वो है पैसे कमाना, समझी? ब्रेक के बाद देखिए, मेहनत मजदूरी करना चाहती थी हर हाल में, फंस गई जराइम पेशा लोगों के जाल में। देखिए मेरी कहानी में। बहुत हो गया तेरा नाटक, खाल खींच दूंगा मैं तेरी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपनी बेवा मां और यतीम बहनों का सहारा बनना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि गुर्बत और मजबूरी में अपनी सहेली पर किया गया एतमाद उसे एक ऐसे भंवर में फंसा देगा जो उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। आइए सुनते हैं अलीना की कहानी उसकी जुबान। मेरा नाम अलीना है। अब्बा बचपन में फौत हो गए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके हम बहनों को पढ़ाया था। मैंने अम्मा से कई बार कहा था कि मुझे शहर जाकर कोई नौकरी करने दे। मेरे काम करने से हमारे घर के हालात बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी। इसी दौरान मेरी सहेली आमना शहर से हमारे घर आई। क्या देख रही हो? तुम्हारा सूट काफी महंगा लग रहा है। हाँ, 3,500 रुपए का है। इतने पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? बेवकूफ, खुद की नौकरी करती हूँ, किसी की गुलामी थोड़ी है। काफी बड़ी नौकरी होगी, ऑफिस तो बहुत ही बड़ा होगा। अरे छोड़ ऑफिस को, ऑफिस का क्या, जहाँ दिल किया ऑफिस लगा लिया। अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे भी ऐसी नौकरी ले दोगी? तुम? हाँ, वैसे जितनी तुम प्यारी हो तुम्हारी तो तनख्वाह भी ज्यादा लगेगी। वो तो ठीक है यार, लेकिन अम्मी को कौन मनाएगा? तू छोड़, अगर तू राजी है तो तेरी अम्मी से मैं बात करूंगी। कब तक आने वाली है? बस आने ही वाली है। चल ठीक है। चाय वैसे अच्छी थी। शुक्रिया। आमना ने मेरी माँ को तो जैसे शीशे में उतार लिया। उसने अम्मी के साथ मेरी तनख्वाह की बात भी कर ली थी। उसने कहा था कि मुझे 20,000 रुपये महीने के मिलेंगे और बोनस इसके अलावा मिलेगा। मैंने और अम्मी ने उसकी बातों पर एतमाद कर लिया और मैं उसके साथ शहर आ गई।
से फोन पर इतनी लंबी बात कर रही थी? मैं 3 दफा तुमसे पूछने आई हूँ, आज ऑफिस नहीं जाना तुमने? यही तो मेरा ऑफिस है। ये तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं फोन पे इतनी लंबी बात क्या फ्री में करती हूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि इस पे मुख्तलिफ लड़कों की कॉल्स आती हैं जिनके साथ हमें दोस्ती करनी होती है और उनके साथ मीठी मीठी बातें करनी होती हैं उनकी पसंद की, जिसके वो हमें पैसे देते हैं। 1 घंटा बात करने के 500 रुपए। लेकिन ये गलत नहीं? देखो भाई, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ठीक है और वो है पैसे कमाना, समझी? वैसे इसका एक तरीका और भी है, शाम को बताऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे शक पड़ रहा था कि मैं शायद गलत जगह पर आ गई हूँ। मैं वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन डर भी था कि कहीं ये लोग मेरे साथ कोई बुरा सलूक ही ना करें। शाम तक मुझे वहां से निकलने की कोई सूरत नजर ना आई और फिर शाम के वक्त आमना कमरे में आई। चलो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? काम पर नहीं जाना है क्या? ये कौन सा टाइम है काम पे जाने का? हमारा काम तो इसी वक्त शुरू होता है भाई। कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों करूंगी कोई गलत काम? अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो? कोई मसला नहीं, फिर तुम यहां से भी कहीं नहीं जा सकते, समझी? क्या मतलब? मतलब ये कि या तो तुम मेरे साथ आती नहीं, और अगर आ गई हो तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो, समझी? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठ के जल्दी से तैयार हो जाओ। समझ भी नहीं आता है क्या? अलीना की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मेहनत मजदूरी करना चाहती थी हर हाल में, फंस गई जराइम पेशा लोगों के जाल में। देखिए मेरी कहानी। जल्दी करो। अलीना की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। मतलब ये कि या तो तुम मेरे साथ आती नहीं, और अगर आ गई हो तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो, समझी? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठ के जल्दी से तैयार हो जाओ। समझ भी नहीं आता है क्या? उसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी थी और मैं उससे डर गई थी। मेरे पास उसके साथ जाने के अलावा और कोई हल नहीं था। उसने मुझसे कह दिया था कि अगर मैंने कोई भी गड़बड़ की तो वो मुझे वहीं पर खत्म करवा सकती है। मरती क्या ना करती, मैं उसके साथ चली गई और जो उसने कहा वो ही किया। खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना वरना जान से मार दूंगी। जल्दी से जो कुछ है निकाल दो, जल्दी करो। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। उस रात आमना ने इसी तरह करके
10,000 रुपए बना लिए थे। उसने तमाम पैसे अपने पास रखे थे। हम दोनों मकान पर वापस आ गई थी। खाना खाने के बाद उसने पैसों का हिसाब लगाया और फिर पैसों के हिस्से करना शुरू कर दिए। 1 2 3। ये पैसों के 3 हिस्से क्यों किए? 2 हम दोनों के और 1 इसका। घबराने की जरूरत नहीं, ये दोनों मेरे पार्टनर हैं। और ये कौन है? ये मेरी सहेली है और आज से हमारे गैंग की न्यू मेंबर भी। इसका हिस्सा कितना होगा? इसका कोई हिस्सा नहीं, ये तनख्वाह पर है। फोन पर जो बात करने का काम होगा वो इसका अपना मुकद्दर है, जितना मर्जी कमा ले। माल तो अच्छा है, क्या ये बोलती नहीं है? जी? आवाज भी बड़ी करारी है, फोन पर हिट हो जाएगी। चलो अब हिस्सों का हिसाब किताब कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और ये रहा मेरा। ये तुम्हारा हिस्सा कुछ ज्यादा नहीं? अरे नहीं यार, तुम लोगों जितना ही है, देख लो। मजाक कर। मैं ना चाहते हुए भी उनके काम में फंस गई। उन्होंने मुझे जो फोन का काम दिलवाया था वो सबसे बेहुदा और गंदा था। यूं लगता था जैसे बात करते हुए फोन पर ही। आमना के साथ रोड पर जाने का काम ज्यादा खतरनाक था। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, मैं उसके साथ नहीं जा सकी, मगर उस रात। अलीना जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ जाना है? आमना कहाँ है? वो किसी के साथ गाड़ी में बैठी थी, उसे लूटने के लिए। वो बड़ा शातिर आदमी निकला, उसने उसे अगवा किया और कत्ल करके लाश फेंक के फरार हो गया। देखो, पुलिस को हमारे गैंग की पहले ही तलाश थी। अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, फौरन निकलो यहाँ से। उठो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आमना की मौत की खबर सुनकर मैं सकते में आ गई थी। मैं फैसला ही ना कर सकी कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं उनके साथ चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। ये क्या कर रहा है उस्ताद? अपने कॉल सेंटर की सारी सिमें जला रहा हूं। तुम्हें तो पता है ना, पुलिस इसके भी पीछे है। वैसे उस्ताद, ये पुलिस को हमारे कॉल सेंटर का कैसे पता चला? अरे वो आमना थी ना, उसने किसी कस्टमर को नाराज कर दिया। वो पुलिस का मुखबिर बन गया और हमारा बेड़ा खड़ा कर दिया। वैसे उस्ताद, काम बड़ा मजे का था। कॉल आई और उसे पैसे ट्रांसफर करवाए। उसको लड़की का नंबर दे दिया और लड़की को उसका। ना कोई खौफ, ना कोई डर। ये तो था, लेकिन उस ने सारा धंधा ही तबाह कर दिया। अब क्या करोगे उस्ताद? अब क्या करना है, सीधा सीधा धंधा करेंगे।
धंधा? नहीं समझे ना? नहीं। अरे वो बुलबुल है ना, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, समझ गया ना? अलीना की गुर्बत और मजबूरियों ने उसकी जिंदगी को किस दोराहे पर ला खड़ा किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। अलीना की गुर्बत और मजबूरियों ने उसकी जिंदगी को किस दोराहे पर ला खड़ा किया, आइए देखते हैं। अब क्या करना है? सीधा सीधा धंधा करेंगे। धंधा? नहीं समझे ना? नहीं। अरे वो बुलबुल है ना, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, समझ गया ना? यही है वो जिससे तुम फोन पर बात करते थे। उस्ताद, मैं तो आवाज़ सुन के ही समझ गया था कि उस्ताद के पास कोई जबरदस्त माल आया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब बकवास नहीं कर रहा, ये रोड पर खड़े होके बहुत लोगों को लूट लिया, अब जरा इस तरह से भी लूट के देखते हैं। खबरदार जो कि मेरे पास आया। चल, ज्यादा नेक बनने की कोशिश करती है। बहुत हो गया तेरा नाटक, खाल खींच दूंगा मैं तेरी। खबरदार जो तुम मेरे पास आए तो, मैं कहती हूँ वहीं पे रुक जाओ। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे पास आए तो। उन्होंने मुझे नए धंधे पर लगा दिया था। मुझे उन्होंने कई बार बेचा और मैं बिकती गई। किसी ने कभी भी मेरी मजबूरी नहीं देखी, लेकिन मैं मौके के इंतजार में रही। एक दिन मुझे भी मौका मिल ही गया। उस रात वो दोनों नशे में बेसुध सो रहे थे और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं वहां से भाग गई और थाने जाकर सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि उन्होंने ही आमना को किसी शख्स के हाथों बेचा था, जिसने आमना को कत्ल कर दिया था। पुलिस उनकी तलाश में थी। आमना के बाद मैं उनका शिकार बन गई। आजकल मैं अपनी जिंदगी के दिन कांटों पर गुजार रही हूँ और सोचती हूँ कि न जाने मेरे जैसी कितनी ही लड़कियां अपनी मजबूरी के हाथों रोजी रोटी की तलाश में जराइम पेशा अफराद के हाथों बिक जाती हैं। हमारे मुआशरे में अलीना जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां गुर्बत और मजबूरी के आलम में धोखाधड़ी का शिकार होकर ऐसी राह पर निकल पड़ती हैं जिसकी मंजिल तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होती। अच्छे मुस्तकबिल के हसूल के लिए घर से निकलने से पहले खवातीन को तमाम पहलुओं पर सोचना और
एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि वो किसी भी मुसीबत से बच सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।